गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। आवाज आ रहा है? राइट सर। चलिए जी। तो हमारा जुलाई का करंट अफेयर्स चल रहा था। ठीक है, इसमें आई थिंक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो? टिल लास्ट क्लास, ठीक है। एक मिनट रुकेगा, ये पीडीएफ दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी मुझे। हाँ जी, 45 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। उसी के आगे आज करेंगे। तो आगे बढ़ें उससे पहले पिछला कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस? अब साउंड आ रहा होगा, अब चेक करिए। अब साउंड आ रहा होगा। जब लिंक शेयर करते हैं तो साउंड बंद रहता है। हाँ जी सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज राहुल रामागुंडम। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31। हु अमंग द फॉलोइंग अनवील द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर? अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टैचू अनवील करा था, तो उसके बारे में सवाल है, इसका आंसर दीजिए। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज और अमित शाह। ठीक है। ऑलराइट। इसका आंसर बताइए। विच स्टेट हैव अनाउंस अर्न विद लर्न स्कीम? मतलब ड्रॉप आउट्स को पकड़ पकड़ के लाओ और 500 रुपए पाओ, उनको दोबारा से री एनरोल कराओ स्कूल में, आप स्कूल ड्रॉप आउट को, और बदले में सरकार आपको पर बच्चा कितना देगी? 500 रुपए। अगर ये स्कीम हमारे यूपी में आ जाए तो ये बिजनेस बन जाएगा। जो भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे उनको उनसे स्कूल छुड़वाया जाएगा, और उनको 250 250 रुपी देंगे, और जो इनरोल करवाएगा वो 250 अपने पास रखेगा। तो छोड़ने वाला भी कमाएगा, क्योंकि दोबारा तो उसे एनरोल हो ही जाना है। ठीक है। ऑलराइट सर, करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा।
यहाँ तक कल हम लोगों ने बात कर ली थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिलीज किया है, तो ये किस किस के बीच में कोलैबोरेशन है? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। इन तीन के बीच आपका ये कोलैबोरेशन है। दिल घबरा रहा है तो उसकी दवा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? और ये रैंक किसने दी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था शायद, आई थिंक, इस रैंक को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in the global gender gap index 2022? वन 135। चलो जी, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज 135। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अच्छा, इसमें ये याद रखना, जैसे लास्ट टाइम मैंने शायद डिवोर्स हेडक्वार्टर बताया था, फिर बाद में करेक्ट भी कर दिया था, तो डिवोर्स इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर बता सकता है कोई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में मिलेगा। देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बताता क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बताता है आपका कि मैन और वीमेन के बीच डिफरेंस कितना है, सोशल स्टेटस में, पॉलिटिकल स्टेटस में, इंटेलेक्चुअल स्टेटस में, कल्चरल स्टेटस में, इकोनॉमिक अटेनमेंट्स में या एटीट्यूड्स में एक डिफरेंस कितना आ रहा है बिटवीन मैन एंड वीमेन, उस गैप को हाईलाइट करता है ये आपका इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो देखो, ये स्कोर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना बेटर होगा। तो पहले हमारा 0.625 स्कोर था, अब आ गया है 0.629। स्कोर तो हमने अच्छा करा है लास्ट 16 ईयर्स में, ये अभी तक का हमारा 7th हाईएस्ट स्कोर है। 2021 के कंपैरिजन में रैंक भी इंप्रूव हो गई है। 2021 में हमारी 140 रैंक होती थी, ठीक है, अब हमारी रैंक हो गई 135। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ऑल्दो हमारी रैंक बहुत पीछे अभी भी 135 है, बट एटलीस्ट ये पहले से बेटर हुई है, क्योंकि ओवरऑल कितनी देखो, इस साल 146 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, पिछली बार 156 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो बिल्कुल हम लोग बॉर्डर लाइन पे हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मामले में। लेकिन इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें कि अलग अलग फीचर्स में, जैसे पॉलिटिकल इंपावरमेंट में अगर हम देखें कि इंडिया की विमेन की सिचुएशन क्या है, तो उस पार्ट में अगर आप हमारी रैंकिंग देखोगे तो 48 है, यानी पॉलिटिकल इंपावरमेंट में हमारी जो विमेन है वो ज्यादा आ गए। तो अगर कभी आपसे पूछे कि इंडिया में जेंडर गैप है, ऑब्वियसली है, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, इवन जापान जैसे कंट्री में काफी जेंडर गैप देखने को मिलता है, तो जापान आपके लिए एक लीडिंग एग्जाम्पल हो जाएगा कि सिर्फ डेवलपमेंट लाने से जेंडर गैप को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, पहली चीज। तो जेंडर गैप आपको हर कंट्री में लगभग देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब बात आती है किस फील्ड में सबसे कम है, किस फील्ड में सबसे ज्यादा है,
तो सबसे कम अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में है जेंडर गैप, यानी पॉलिटिक्स में विमेन का रोल आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। उसका एक रीजन क्या है? उसका एक रीजन ये है, एक तो लोगों की अवेयरनेस पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही है, प्लस साथ ही साथ आपका जो पंचायत होती है ना, म्यूनिसिपैलिटीज होती है, वहां पे 1/3 सीट्स क्या है पंचायत में रिजर्व्ड हैं विमेन के लिए। 33% सीट्स पंचायत में विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में। इस वजह से भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में वो रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आपको रैंक तो अच्छी दिख जाएगी, बट आप एक्चुअलिटी देखो। ऐसे एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, उसमें आप अगर देखो उस गांव की जो प्रधान है, विलेज की जो प्रधान है, वो तो एक फीमेल है, बट क्या उनके हाथ में कोई पावर है? सारी पावर किसके हाथ में? उनके हस्बैंड के नाम पे है, तो वो बस एक नाम की प्रधान है। तो अभी भी इंडिया में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। कई बार विमेन को बना दिया जाता है, पॉलिटिक्स में उतार दिया जाता है, बट उनको कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। ठीक है। सबसे बुरी हालत है हेल्थ में, हेल्थ और सर्वाइवल। ठीक है। हेल्थ में अगर आप देखोगे कंपेयर टू मैन, विमेन का जो इंडेक्स है काफी नीचे आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप ये दो चीजें याद रख सकते हो कि जेंडर गैप मैन और विमेन में सबसे कम कहां पर है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। और सबसे ज्यादा कहां पर है सर? हेल्थ एंड सर्वाइवल में। इस तरह से आपको इंडेक्सेस को पढ़ना होता है, ये नहीं कि रट लिए 135 रैंक इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। क्या होता है जेंडर गैप इंडेक्स, क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं आया सर? अगर आया है तो एक बार थम्स अप दीजिए, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। अच्छा, इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप ऊपर एक स्लाइड देख रहे होगे चल रहा है, यूडीसी का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है। यूडीसी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको 25 टेस्ट का पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। इसमें जो शुरू के 9 टेस्ट हैं, शुरू के 9 टेस्ट वो 25 क्वेश्चन ईच है। अगले जो 6 टेस्ट हैं वो 50 क्वेश्चन ईच हैं। और बाकी जो अगले 10 टेस्ट हैं वो 150 क्वेश्चन ईच है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 2025 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और ये सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सर वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा 8076535685 एंड 9990784642। तो आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल करवा सकते हैं। पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा। ठीक है। ये टेस्ट ऑनलाइन है, ये पीडीएफ वाले टेस्ट नहीं है। ठीक है। ये टेस्ट ऑनलाइन है, आपको इनमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको ऐप में एनरोल कराया जाएगा। ऐप में जैसे प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उस तरह से एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following has become the first state in the country to implement new education policy 2020? तो 2020 में भारत सरकार ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? देखो 1980s के बाद अब जाके हमारे कंट्री में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो इतना ऑर्थोडॉक्स सिस्टम हो गया था हमारा। ठीक है। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाती तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। टेस्ट का टाइमिंग नहीं है, टेस्ट एक बार जैसे अपलोड हो जाता है। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो 11 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो टेस्ट एक बार अपलोड हो गया तो आप जब चाहें उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब चाहें आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो उसे दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप टेस्ट को। ठीक है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है।
इसका कहने का मतलब ये है, सबसे पहली बात तो टारगेट तो ये कि 100% एनरोलमेंट होना चाहिए, कोई भी बच्चा एजुकेशन से नहीं छूटना चाहिए, फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, फ्रॉम प्री टू सेकेंडरी मतलब 10th क्लास तक तो हर हाल में बच्चों को पढ़ाना ही है। प्री स्कूल कौन सा होता है, जो फर्स्ट क्लास से पहले, प्ले ग्रुप, KG1, KG2, तो ये जो होते हैं ये आपका प्री स्कूलिंग कहलाती है। फिर यहाँ से लेकर 10th क्लास तक 100% बच्चों का एनरोलमेंट होना चाहिए, इससे कम की पढ़ाई नहीं चलेगी, ठीक है जी। बाई 2030 ये टारगेट अचीव करना है मैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी करंट में 10+2 सिस्टम चलता है, कि मतलब एक बार आपको जो स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है या बोर्ड एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एक बार 10th में है और दूसरा पड़ाव कब आता है, 12th में आता है, तो 10+2 का भी सिस्टम चलता है हमारे यहाँ। तो इसको रिप्लेस करेंगे 5+3+3+4 वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो जैसे अभी क्या हो रहा है, 6 to 16 एज के बच्चे 10th 10 साल आपका स्कूलिंग देते हैं, फिर 2 साल की अलग स्कूलिंग होती है अभी का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th, तो एक सिस्टमेटिक आपकी स्टडी चलती जाती है, लेकिन जैसे ही आप 10th के बाद 11th में शिफ्ट करते हो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, आपका जो सिस्टम है वो है 5+3+3+4, यानी कि जो शुरू के 5 साल है उसमें से 3 साल तो आपके प्री स्कूलिंग के, 3 साल तो प्री स्कूलिंग के, यानी प्ले ग्रुप, KG1, KG2, ठीक है। तो और उसके बाद अगली जो 2 साल है वो क्लास 1 क्लास 2। तो शुरू के अगर आप 5 साल देखोगे तो 5 साल फाउंडेशनल स्टेज कहे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी प्ले के बेसिस पे आपको चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। इस टाइम आपको कोई कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं दी जाएगी, एक्टिविटीज वगैरह करवा के चीजें सिखाई जाएंगी। फिर दूसरी एज आती है अगले 3 साल, अगले 3 साल बोले तो क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, ठीक है। ये 3 साल अगर देखोगे तो ये प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएंगे। यहाँ पर मतलब आपको इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग सिखाई जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड चीजें सिखाई जाएंगी, प्लेज होंगे, डिस्कवरी होगी, तो मतलब एक थोड़ी सी और इनहेंस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। जैसे पहले क्या था, 10 साल तक का पैटर्न सेम था, अगले 2 साल का अलग। अब क्या होगा, इन 5 साल का पैटर्न अलग, इन 3 साल का पैटर्न अलग। बाकी अब जैसे जैसे देखो स्कूल्स अडॉप्ट करेंगे पॉलिसी को, तब और हमें डिटेल्स मिलेगी कि क्या क्या वो चेंजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक, तो यहाँ पर एक अलग तरीके की पढ़ाई कराई जाएगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, साइंस मैथ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। फिर 9th to 12th इनको 4 साल का एक अलग ग्रुप बना दिया है, तो इसमें आपको 9th to 12th में अगर आप देखोगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप कराई जाएगी, ठीक है। इसी हिसाब से अब हमें टीचर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा, तो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। क्यों, अभी जो पॉलिसी चल रही है 10+2 की चल रही है, बाद में क्या आ रही है 5+3+3+4, मतलब 5 में तो आपका प्ले ग्रुप से लेकर वो KG2 तक आ गया, फिर क्लास 1 क्लास 2, और इसमें क्लास 3 से 5, ठीक है, इसमें 6 से 8 और इसमें 9 से 12। तो ये डिफरेंस है फ्रॉम द प्रीवियस एग्जिस्टिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर? फाउंडेशनल लिटरेसी पे ध्यान देना, स्कूल गवर्नेंस को चेंज करना, एक नए तरीके से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, स्कूल की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए अलग तरीके से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों को ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम्स को आसान बनाया जाएगा। अब ऐसे वाले बोर्ड एग्जाम्स नहीं आएंगे कि बस मतलब पेन कॉपी से आंसर लिख के चले आए, तो वो आपकी मेमोरी से ज्यादा आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक करेंगे। पेपर आप 2 बार दे सकते हो, 10th का 12th का, तो एक बार फेल हो जाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। उसके अलावा और क्या चेंज हो रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्लास से इंटर्नशिप के साथ वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखो अभी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कम होने का एक रीजन ये भी है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, और इंडिया में कुछ काम है जैसे कारपेंट्री हो गया, प्लम्बर हो गया, ये कुछ ऐसे काम है जो प्रोफेशनल वर्क्स हैं, इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है,
बट स्टिल सोसाइटी में इनको बहुत निगेटिव निगाहों से देखा जाता है, अरे तुम तो कारपेंटर हो, ठीक है। तो ये चीज खत्म करनी है, उनको 6 क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग देने चालू कर दी जाएगी, ताकि उन्हें हर किसी के काम की, हर किसी के स्किल की रेस्पेक्ट करना सीखें, ठीक है। अब देखो, हर कोई आईएएस वाईएएस तो नहीं बन सकता ना, हर कोई डीएम कलेक्टर नहीं बन सकता। तो अगर एक बड़ी मेजोरिटी को आपको एम्प्लॉय कराना है, तो उनको स्किल्स सिखानी पड़ेगी, और वो स्किल्स की आदत डालो उन्हें 6 क्लास से, वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह करवा के, ठीक है, इंटर्नशिप्स वगैरह कराओ। 5th ग्रेड तक की जो पढ़ाई है वो आपकी मदर टंग में होगी। 5th ग्रेड तक आपको कोई भी लैंग्वेज इंपोज नहीं की जाएगी, ठीक है। एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आपको बनाया जाएगा, ये नहीं कि 50 में से कितने नंबर आए ये आपको दिखाया जाएगा। एक नया फ्रेमवर्क आएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये एनसीटीई बनाएगा और एनसीईआरटी बनाएगा। तो बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। तो अगर बाय 2030 अगर किसी को टीचर का बनना है ना, तो मिनिमम 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए। 4 साल में 3 साल तो आपकी अंडर ग्रेजुएशन हो गई, 1 साल का बीएड हो गया। तो 4 साल की पढ़ाई, मतलब बीएड कंपलसरी हो जाएगा, प्राइवेट में भी पढ़ाने के लिए बीएड कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो काफी कुछ डिस्कस करने का था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको चीजें बताई हैं। एक बार जो मैंने ये कंटेंट दिया है, जब आपको पीडीएफ मिल जाए तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट है? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। अरुणाचल में भी इंप्लीमेंट होगा, धीरे धीरे स्टेट्स इंप्लीमेंट करेंगे इसको अपने अपने बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट सब्जेक्ट में आता है ना, तो स्टेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंटर ने तो डायरेक्शन दे दिया, अब स्टेट्स को इसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले सर किसने कर लिया? उत्तराखंड ने कर लिया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5+3+3+4, 5+3+3+4। पहले 12 साल की स्कूलिंग होती थी, अब कितनी होगी? 5, 3, 8, 3, 11, अब 15 साल की स्कूलिंग है, ठीक है। 12 में वो 3 साल जो प्री स्कूल थे उनको भी ऐड करा जा रहा है। मतलब ये चीज प्राइवेट स्कूल्स में तो थी प्री स्कूलिंग, बट सरकारी में नहीं थी। हायर एजुकेशन में भी कुछ रेगुलेटर्स लेके आएंगे, कंप्लीट अम्ब्रेला रेगुलेटर, मतलब एक रेगुलेटर होगा, सारी एजुकेशन कवर कर लेगा, वो मेडिकल और लीगल कोर्सेज छोड़ के, ठीक है। फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्रीज लाई जाएंगी, मतलब आप अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स अपने डिग्री में ले सकते हैं, ठीक है। एमफिल को खत्म कर दिया जाएगा। और जो कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम है उसको फेज आउट कर दिया जाएगा। ऐसा होता है ना कि मतलब एक यूनिवर्सिटी बना ली और कोई एक प्राइवेट कॉलेज बन गया, वो बस उससे एफिलिएट करवा के अपनी कॉलेज चला रहे हैं, इसमें काफी नुकसान होता है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं मार्शल जी, मेहनत करते रहिए, ठीक है। ये बैरियर आप अगर लगता है तो जरूर ब्रेक करिए। देखिए, चैलेंजेस आपको जरूर मिलेंगे। आपको क्या लगता है आप अरुणाचल से बाहर निकलेंगे, बाकी स्टेट्स में स्पोर्ट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है? ऐसा नहीं है, हर स्टेट की अपनी अलग कहानी है। तो आप अपने गेम पर फोकस करिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि स्टेट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपसे जितना बन रहा है उतना करिए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48। एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और एक कंट्री के बीच में, फॉर पार्टिसिपेशन इन द ई वी नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। ई वीबैब बोले तो विद्या भारती और आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट। ई वीबैब एक नेटवर्क प्रोजेक्ट चल रहा है, किस किस के बीच? इंडिया और एक और कंट्री है, तो दूसरी कंट्री का नाम बताना है। ई वीबैब प्रोजेक्ट।
वेल करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर। ठीक है, ई वीबैब बोले तो वो विद्या भारती आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट, ये क्या है, एक पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक नेटवर्किंग की व्यवस्था की जा रही है पूरे अफ्रीका में, नेटवर्किंग की। तो ये प्रोजेक्ट किस किस के बीच साइन हुआ है, इंडिया और मेडागास्कर के साथ। अब इससे होगा क्या, टेली एजुकेशन टेली मेडिसिन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल से लिंक कर दिया जाएगा इंडिया के साथ। ठीक है, जो अफ्रीकन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं वो, और इंडिया के साथ वो ही कनेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following has become the 20th country to get final approval to adopt the euro single currency? Which of the following has become the 20th country to get final approval to adopt the euro single currency? देखो यूरो जो है, यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्रीज है ना, लगभग सब यूरो यूज करती हैं। ठीक है, बस कुछ कंट्रीज हैं जो यूरो को यूज नहीं करती हैं। तो वही वो आपसे पूछ रहा है। अभी जैसे 19 कंट्रीज थी जो यूरो यूज करती थी, 8 नहीं करती थी। तो एक कंट्री है ये इन 8 में से, उसने भी अप्रूवल दे दिया कि अब वो भी यूरो यूज करेंगे। तो कंट्री का नाम पूछ रहा है, क्या नाम है। तो टोटल 20 कंट्रीज हो गई हैं जो यूरो को यूज करती हैं, एक कॉमन करेंसी यूरोपियन यूनियन में। यूरोप में अगर आप देखोगे, एक वक्त में ये सारी कंट्री सब एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, आज ये इतना यूनाइटेड होके रहते हैं। स्वीडिश, ए या बी? चलो जी, करेक्ट आंसर इज क्रोशिया, बी बोले तो क्रोशिया। ठीक है, क्रोशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी 20 जो है यूरोपियन कंट्रीज वो यूरो यूज कर रही हैं, 7 यूज नहीं कर रही। कौन कौन यूज नहीं कर रहा, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन। मैप में दिखाऊं मैं, एक तो ये नहीं कर रहा है, स्वीडन नहीं कर रहा है। ठीक है, फिनलैंड कर रहा है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सब कर रहे हैं। एक सर डेनमार्क नहीं कर रहा है, 2 ये हो गए। आयरलैंड भी कर रहा है। यूके भी पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था बट अब नहीं रहा है। ठीक है, यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। और सर पोलैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 हो गए। पोलैंड नहीं कर रहा है, और कौन नहीं कर रहा है, रोमानिया नहीं कर रहा है। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे, हंगेरी नहीं कर रहा है, डेनमार्क हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। और देखो, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक आपका ये रहा, ये भी नहीं कर रहा है। ठीक है, और कौन सा बचा, बल्गेरिया, बल्गेरिया ये नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा कौन सा, स्वीडन, स्वीडन तो हो गया, बल्गेरिया हो गया, चेक रिपब्लिक मार्क कर दिया, पोलैंड, पोलैंड भी मार्क कर दिया, रोमानिया भी कर दिया, स्वीडन हो तो गए ना। वन, अच्छा हाँ, 7 नहीं कर रहे हैं, अब 20 कर रहे हैं, बाकी के 7 ये नहीं कर रहे हैं। कौन कौन नहीं कर रहा है सर, स्वीडन नहीं कर रहा है, डेनमार्क नहीं कर रहा है, पोलैंड नहीं कर रहा है, चेक रिपब्लिक नहीं कर रहा है, हंगेरी नहीं कर रहा, रोमानिया नहीं कर रहा, बल्गेरिया नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा यूरो यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी जितनी भी डार्क ब्लू में मार्क्ड कंट्रीज है ना, डार्क ब्लू में मार्क्ड, ये सब क्या है सर, ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। मतलब आप यूरोपियन यूनियन देख सकते हो, रशिया से शुरू करके ये कहाँ तक जा रहा है सर, इधर पोर्टुगल तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका यूरोपियन यूनियन फैला हुआ है। ठीक है सर। तो कौन कौन यूज नहीं कर रहा है, स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, रोमानिया एंड बल्गेरिया। अच्छा, ये जो सी है, इस सी का नाम क्या है, ये मैंने रेड मार्क कर रखा है। हाँ जी, बता सकते हैं। बिल्कुल, इसका नाम है ब्लैक सी। ठीक है,
ये कौन सा है सर? ब्लैक सी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अभी एक I2 U2 वर्चुअल समिट हुई थी, प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट करा था, तो वही वो पूछ रहा I2U2 में कौन कौन मेंबर्स थे। एक नई समिट बनी है, एक नई यूनियन बनी है, I2U2। एज पर द मैप नॉर्वे नहीं है, मैं चेक कर लूंगा कि नॉर्वे पार्ट है कि नहीं। बाकी देखो 20 बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 बैठ जाएंगे सर। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार इसका नॉर्वे का। ठीक है, I2U2 बताओ, I2U2 में कौन कौन है? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। वेल गुड, सही है। इंडिया इजराइल, I2 बोले तो इंडिया इजराइल, U2 बोले तो यूएसए यूएई। ठीक है, तो इनको वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं। कभी पूछ ले कि I2U2 को और क्या कहते हैं? वेस्ट एशियन क्वाड कहते हैं। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड के बाद इसको साइन किया गया। तो कॉमन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए इसमें बात की जाती है। बस इतना जानना काफी, मेन ये ध्यान रखना कौन कौन कंट्रीज हैं। I2 बोले तो इंडिया इजराइल, U2 बोले तो यूएसए यूएई। While coming to the next question, question number 51, the 2022 United Nations Climate Change Conference, more commonly referred to as COP27, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP27 कह रहे हैं उसे, will be held in which of the following countries? इंडिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। लास्ट ईयर की जो हुई थी वो COP26 थी। COP26 आपकी ग्लासगो में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? ग्लासगो में। अब जो हो रही है वो COP27 हो रही है, तो COP27 कहां पर होने वाली ये बताना है। COP26 में पंचामृत जैसी बातें निकल के आई थी। ठीक है, वन सन, वन वर्ड, वन ग्रेड, इस तरह की बातें COP26 से ही निकल के आई थी। जल्दी से आंसर दीजिए, COP27 कहाँ होने वाली है? ओके, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, जब COP26 पढ़ाया था ना, तभी मैंने बताया था। जब COP26 हुई थी लास्ट ईयर, तभी मैंने बताया था भैया नेक्स्ट ईयर COP27 कहाँ होने वाली है। ये क्वेश्चन मैं पहली बार नहीं करा रहा हूँ, तो गलत ना करिए। वेल, करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की मतलब इस साल जो होने वाली है COP27 इजिप्ट में होगी। ठीक है, देखो UNFCCC की अगर हम बात करें, UNFCCC बोले तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में बना था। जब आपका 1992 में क्या हुआ था, देखो दो समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। दो जो समिट्स हैं वो बहुत रही इंपॉर्टेंट है। एक तो है 1972 का, ठीक है, एक है 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, इस तरह से करके इसका ऑफिशियल नेम है, बट इसको अनऑफिशियल स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से जाना जाता है। तो 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ये बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि इसी डिक्लेरेशन के बाद से आप एक नई बॉडी देखोगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी तरह से 1992 में भी एक आपका इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, जिसको रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रियो अर्थ समिट, यहां से तो बहुत कुछ निकला। आप जितना भी बहुत कुछ देखते हो ना, बाय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दिस दैट, है ना, तो बहुत सारी चीजें ये इसी रियो अर्थ समिट से ही निकली हैं। उसी में से एक चीज थी UNFCCC। तो UNFCCC भी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी आपका कहां से निकला है? रियो अर्थ समिट 1992 से। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे क्या लगा दिया गया? लिमिट लगा दिया गया। ये जो आपकी जो भी कमिटमेंट थी ये बाइंडिंग नहीं थी। ठीक है, फिर इसके बाद
हर साल कंट्रीज को मिलना होता था। तो 1992 में अर्थ समिट के बाद यूएनएफ ट्रिपल सी बनता है, और यूएनएफ ट्रिपल सी का काम क्या है सर? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, ये काम था यूएनएफ ट्रिपल सी का। तो यूएनएफ ट्रिपल सी ने क्या करा? हर साल मीटिंग करवाई। तो हर साल मीटिंग होती है, उसी को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो पहली मीटिंग को हमने कहा COP1, दूसरी को कहा COP2, तीसरी को कहा COP3। इस तरह से अब जाके आप देखोगे लास्ट ईयर हुई थी COP26, और अब जाके होगी इजिप्ट में COP27। ठीक है, आई होप COP27 का मतलब आपको क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद है COP27 का मतलब आपको क्लियर होगा। आज के टाइम में यूएनएफ ट्रिपल सी में 197 सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, इन्होंने जो भी कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज है 197, उनको इन्होंने इन कुछ इस तरह से बांट रखा है: NX1, NX2, NXB, नॉन NX, LDCs, लीस्ट डेवलप कंट्रीज। ठीक है, NX1 में आपका डेवलप्ड कंट्रीज हैं, NX2 में आपका कौन सी है? वो डेवलप कंट्रीज हैं जो आपका टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, NX2 में भी आपका डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, बट ये वो कंट्रीज हैं जो आपका क्या प्रोवाइड करेंगी? डेवलपिंग कंट्रीज को मदद प्रोवाइड करेंगी, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, NXB भी अलग से ये बाद में क्रिएट करा गया था। जब ये क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, उस टाइम NXB साइन किया गया था। ठीक है, जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया वो NXB में आए। क्योटो प्रोटोकॉल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आगे जाके फिर कभी और डिस्कस करेंगे, वरना बिल्कुल खिचड़ी पका लोगे आप लोग। ठीक है, तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। कभी इसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल की बात आएगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे। एक लिस्ट है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की, ये वही जिनकी डेवलपमेंट अभी पिछड़ गई है और क्लाइमेट चेंज से इनको इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, और नॉन NX1 में वो कंट्रीज हैं दैट आर नॉट लिस्टेड इन NX1, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये किस फील्ड में आती हैं? लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में आती हैं, वो नॉन NX1 है। ठीक है, तो इसको बस एक आइडिया रखो कि NX1, NX2, NXB ये कहाँ मिलता है आपको? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफ ट्रिपल सी का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कभी भी डिटेल में नहीं पूछेगा कि NX1 में कौन है, NX2 में कौन है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। मैं ले जा रहा हूं ताकि उस गहराई तक आपको पहुंचा दूं जहां तक एग्जाम आपको ना ले जा पाए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। पहली मीटिंग याद रखना 1985 में हुई थी यूएनएफ ट्रिपल सी की। सॉरी, ये 1985 नहीं होगा, 1993 होगा, 1995 होगा। ठीक है, पहली मीटिंग 1995 में हुई थी बर्लिन में। ठीक है, फिर उसके बाद अभी तक क्या इंडिया में कोई मीटिंग हुई है? COP8 हुआ है 2002 में। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। COP8 2002 में ये कहां पर हुआ है सर? न्यू दिल्ली में हुआ है। और अभी जो लेटेस्ट है COP26 सर आपका जो 2021 में हुआ था ग्लासगो में, ग्लासगो बोले तो यूके में। ठीक है, और COP27 अब आपका होने जा रहा है इजिप्ट में, 2022 में होगा इजिप्ट में। ठीक है, तो देखो जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड बातें हैं ना, दो मेन ईयर में निकल के आई, 1972, 1992। 72 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जिससे आप देखोगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1992 में आप देखोगे रियो अर्थ समिट होती है, उससे क्या निकल के आया? यूएनएफ ट्रिपल सी। अगर आपने इतना भी समझ लिया ना, तो आप भीड़ से तो अलग हो गए। क्योंकि लोग इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट चिल्लाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट उनको ये बेसिक क्लियरिटी नहीं होती है कि जितने भी कन्वेंशन हैं, है ना, जितने भी आपके कॉप्स हैं, जितने भी आपकी पार्टीज हैं, ये सब निकल के कहाँ से आ रही हैं। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? अगर ये सब समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
मार्शल कहाँ पूछ रहे हैं आप, इंडिया कहाँ में आता है? थैंक यू मीस। चलो जी, बस क्लैरिटी रखनी है चीजों की, ठीक है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझोगे तो सब समझ में आता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। Recently, who among the following became the fastest Indian bowler to take 150 ODI wickets in cricket? ये तो सिंपल सा सवाल है, 150 ओडीआई विकेट लेने वाला फास्टेस्ट बॉलर कौन है? इंडिया कौन से ग्रुप में आता है? मैं अभी भी नहीं समझा, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, इसमें बात कर रहे होगे शायद, इसमें एक तो एनएक्स बी में आता है, ठीक है, और एलडीसीज में आता है, एलडीसीज में। एक बार मैं कंफर्म करके और बता दूंगा, ठीक है, एनएक्सबी में तो है, एलडीसी में आता है या नहीं ये मैं कंफर्म करके बता दूंगा। हाँ जी, मोहम्मद शामी, ठीक है। 150 ओडीआई विकेट लेने वाला व्यक्ति कौन है, जो फास्टेस्ट इंडियन बॉलर? मोहम्मद शामी। चलो ये तो सिंपल सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस फ्रॉम इंडिया हैव बीन नेम्ड अमंग 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस टू एक्सप्लोर इन 2022 बाय टाइम मैगजीन? बताइए सर। Which of the following locations from India have been named among 50 extraordinary destinations to explore in India in 2022 by Time Magazine? करेक्ट आंसर इज केरला एंड अहमदाबाद, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस टू एक्सप्लोर, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिक्लेयर हुई है तो घूमने जरूर जाइएगा, केरला एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। Who is the author of the recently released book The McMahon Line: A Century of Discord? द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसके ऑथर कौन है? हाँ जी सर। करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल, जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, ठीक है, जनरल जे जे सिंह, ये इसके ऑथर है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। Recently, External Affairs Minister S. Jaishankar launched Connecting Through Culture book. It is a joint project between which of the following? ICCR and Indira Gandhi National Center of Arts, DU and JNU, DU and ICCR, Indira Gandhi National Center of Arts and JNU. बताइए, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, इट इज द जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? बताइए सर। वीके सिंह ऑन, हाँ इसका आंसर दीजिए। ए तुक्का मार के।
व्हाट एन ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट आंसर इज ए। बहुत बढ़िया सर, इसीलिए कहते हैं ईमानदार लोग हमेशा जीतते हैं। आईसीसीआर और आईजीएनसीएफ ने एक लॉन्च किया है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एंथोलॉजी ऑफ एसेज है ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ, ठीक है, एट सुषमा स्वराज भवन इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर मतलब एक पूरा ऐसे वगैरह आपको दिया जाएगा इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो ताकतें हैं उसके बारे में, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 56 बताओ, विच ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द गाइडलाइंस फॉर मिशन शक्ति स्कीम। Recently, which of the following union ministry launched the guidelines for Mission Shakti schemes? मैं बताया था। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। एक और ईमानदार व्यक्ति हमारे सामने है, ताजुम जी, जिन्होंने बिल्कुल सही बात की, मिशन शक्ति के बारे में बात कर चुके हैं सर। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। देखो, मिशन शक्ति का एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर कई सारी स्कीम्स कवर्ड हैं। जैसे इसके दो कंपोनेंट है, संबल और समर्थ। संबल में हमें क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करना है। उसके लिए जैसे वन स्टॉप सेंटर बनाए गए, विमेन हेल्पलाइन बनाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाई गई। एक और नया कंपोनेंट लाया जा रहा है, नारी अदालत, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज जहां पे सोसाइटी और फैमिलीज के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं मिल पाता है फीमेल्स को, उसके लिए नारी अदालत लाया जा रहा है। एक और कंपोनेंट है सर इसका, समर्थ्य। समर्थ्य लाया जा रहा है उनके एम्पावरमेंट के लिए। जैसे उज्ज्वला स्कीम थी, वर्किंग विमेन हॉस्टल है, स्वाधार गृह है, ठीक है, नेशनल क्रेशे स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं ये किसके लिए हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं। तो दो तरह से आप इसमें काम कर रहे हो, एक तो उनको संबल के तहत सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, और समर्थ्य के तहत उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप, एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये कंप्लीटली डील करता है विद द विमेन, इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। इसको कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो कलेक्टिवली सर हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली सर हम इसको कहेंगे मिशन शक्ति। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जो भी गलती करनी यहीं कर लो, ठीक है, ताकि यहाँ गलती करके सीख जाओ और एग्जाम में अगर इस तरह की चीजें आए वहां पर सही करके आओ, ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 57। Recently, the website of which of the following union ministry has been ranked first in the National E-Governance Service Delivery Assessment, NESDA 2021, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। देखो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वो डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, अब अपनी अपनी वेबसाइट से डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो नेसुदा ने सबका असेसमेंट किया और ये पता लगाया कि सबसे बेहतरीन काम कौन कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने में सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। वो है सर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसने करा था असेसमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। किसके साथ मिलके, नासकॉम और केपीएमजी के साथ मिलके, ठीक है। किसने रिलीज करा है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने इसको रिलीज करा है। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following is overall best institution for higher education in India according to the 7th edition of the NIRF, ठीक है। Which of the following is the overall best institution for higher education in India according to the 7th edition of NIRF। चलो होम अफेयर्स तुक्का सही बैठ गया सर। इसका बताओ NIRF की रैंकिंग
में बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सी निकल के आई है? अभी तो सर चल रहा है। हाँ जी, करेक्ट आंसर दीजिए। बेस्ट रैंकिंग जो मिली है वो मिली है सर आईआईएससी बेंगलोर को, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आईआईटी मद्रास को इस बार मिली है। देखो एनआईआरएफ बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है इसको? एमएचआरडी। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, पहले एमएचआरडी कहते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इनका पर्पस क्या रहता है कि जो हायर एजुकेशन है उसके ओवरऑल नेशनल लेवल पे रैंकिंग्स निकालना, जैसे यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकालना, इंजीनियरिंग कॉलेज की निकालना, मेडिकल कॉलेज की निकालना, मैनेजमेंट की निकालना, फार्मेसी में, लॉ में, आर्किटेक्चर में, डेंटल में और रिसर्च फील्ड में, इन 11 कैटेगरीज में ये रैंकिंग निकालने का काम करते हैं, ठीक है सर। बेस्ट अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ये वाला कह रहे हो क्या, नेस्डा वाला? नेस्डा का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ठीक है तीलू जी, इसका करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑलराइट सर, ठीक है। फिर इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज फिर यहीं तक रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट, ठीक है। फिर रिवीजन मेंटेन करके रखिए, क्योंकि टफ पार्ट होता है आपका रिवीजन, ठीक है। जो सबसे टफ पार्ट है वो आपका रिवीजन ही है, पढ़ तो आप लेते ही हो। और टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यूडीसी के लिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990784642 पे, ये मेरा नंबर है, या 8076535685, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अमरजीत सर का नंबर है, ठीक है। तो ये दो नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जी सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।